आज हम फिर से क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का एक और चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो आज हम मोशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। वैसे तो ये आपकी क्लास 9 साइंस का फ़िज़िक्स का एक चैप्टर है, तो हम यहाँ से फ़िज़िक्स के एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो मोशन हमें अपने डे टू डे लाइफ में बहुत जगहों पर देखने को मिलते हैं। जैसे बर्ड अगर फ्लाई कर रही है तो वो भी एक मोशन है, फ़िश स्विमिंग करती है वो भी एक मोशन है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वो भी एक तरीके का मोशन है, जो हम अपने आसपास रोज़ कार्स को मूव करते हुए देखते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, मोशन है। प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज़ ये सब भी क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट को तब तक मोशन में नहीं मानते जब तक कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज ना हो जाए। इसलिए एन ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। एक ऑब्जेक्ट को आप तभी कहोगे कि वो मोशन में है अगर उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ बदल रही है। ठीक है, मोशन को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एविडेंस कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे लीव्स की मूवमेंट, अगर हम देख रहे हैं कि ट्री मूव कर रहा है, ट्री यानी लीव्स जो है वो मूव कर रही हैं और जिस डायरेक्शन में लीव्स मूव करती हैं हम मान के चलते हैं कि उसी डायरेक्शन में जो है वो एयर की मूवमेंट है। या फिर जिस डायरेक्शन में डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं हम ये मान के चलते हैं कि उसी डायरेक्शन में जो है वो एयर की मूवमेंट हो रही है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ हम इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कुछ चीज़ों को देखकर हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में बेसिकली एयर जो है वो मूव कर रही है। लेकिन इस चैप्टर में हमें मोशन को डिटेल में जानना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जानना है रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट जब तक हमें समझ नहीं आएगा हम मोशन के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन कहाँ से, रेलवे स्टेशन से। यानी कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर क्या है, एक स्कूल है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है आपका रेलवे स्टेशन। यानी कि रेलवे स्टेशन यहाँ पर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर की है स्कूल की वो कहाँ से की है, रेलवे स्टेशन से की है। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, या फिर हम उसे ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है या फिर ये देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गया है तो हमें वहाँ पर उसका रेफरेंस पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या कहाँ है तो हम नहीं बता सकते कि मोशन कहाँ पर और किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर कुछ ऑब्जर्वर्स को ऐसा लग सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, और उसी टाइम पर अदर ऑब्जर्वर्स जो हैं उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो एक ही जगह पर स्टेशनरी पोजीशन में यानी एक ही जगह पर रुका हुआ है। जैसे कि एग्जांपल, एक मूविंग बस में जो पैसेंजर्स होते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि जो बाहर जो पेड़ हैं यानी कि जो बाहर जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो उस बस के बाहर जो लोग रोड साइड पे खड़े होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बस जो है वो आगे की तरफ मूव करके जा रही है। ठीक है, उसके जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आगे की तरफ मूव करके जा रहे हैं, लेकिन वहीं जो पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहर जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो बाहर जो ऑब्जर्वर हैं, जो बाहर जो रोड साइड पे जो लोग खड़े हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है आपका रिलेटिव मोशन जो है, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पर ये क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर दो मोशन जो है वो एक साथ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कुछ ऑब्जर्वर्स को कोई मोशन किसी और डायरेक्शन में नज़र आ रही है और वहीं सेम टाइम पे अदर ऑब्जर्वर्स को वही डायरेक्शन जो है वो किसी और तरफ नज़र आ रही है। ठीक है, तो वही मोशन क्या होता है, मोशन वही होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ जो है वो चेंज हो रही होती है तब हम कंसीडर करके चलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब मोशन के टाइप्स देखते हैं हम। मोशन जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें स्ट्रेट लाइन मोशन कवर करना है और थोड़ा सा लास्ट में हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें मोशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में इस चैप्टर में, वाई स्टडी मोशन। क्योंकि हमारी नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहीं ना कहीं
डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जाती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी ज़िंदगी को खतरे में भी डाल देती हैं। तो जैसे इरेटिक मोशंस जैसे फ्लड का आना, ह्यूरिकेन, सुनामी, तो ये जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, मोशन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जान को खतरे में डाल सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मोशन कंट्रोल्ड वे में हो, मतलब सही तरीके से मोशन का इस्तेमाल किया जाए, तो ये हमारे मतलब हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये एक एग्जांपल है किसका, कंट्रोल्ड मोशन का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है बेसिकली पानी से बिजली को पैदा करना। तो पानी की मूवमेंट की वजह से, वाटर की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मोशन कंट्रोल्ड वे में किया जाए तो वो ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है। लेकिन वहीं अगर मोशन जो है वो डिज़ास्टर में तब्दील हो जाए, डिज़ास्टर में बदल जाए, तो वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, हम मोशन के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जान सकें और समझ सकें कि कौन सा मोशन जो है वो हमारे लिए सही है और कौन सा मोशन जो है वो हमारे लिए ख़राब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन के टाइप से पहले हमें जानना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है, ना कि डायरेक्शन से स्केलर क्वांटिटी का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी वही है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वो पहले ओ से ए पर गया, फिर ए से सी पर गया, तो ओ से ए तक उसने डिस्टेंस कवर की 60 किलोमीटर। कितनी, 60 किलोमीटर। और ए से सी तक जाने पर उसने कवर की कितनी डिस्टेंस, 35 किलोमीटर। तो ओ से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 95 किलोमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस है। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, किस डायरेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट मूव किया गया है, यहाँ पर उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस जो है हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है जब उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है, यानी कितना टोटल, जैसे ओ से सी तक उसकी कितनी लेंथ है, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, वो डिस्टेंस को बेसिकली बताता है। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट वो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की होती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल से इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल हम देखते हैं, ये ओ से ए और ए से सी तक जाने में। तो ओ से ए तक जाने में ऑब्जेक्ट ने 60 किलोमीटर कवर किया और ए से सी तक जाने में 35 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी मानी जाएगी 35 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो आपकी क्या मानी जाती है, डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। तो ओ से सी तक के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 35 किलोमीटर हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या थी हमारी, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सपोज जैसे इस वाले एग्जांपल में ओ से ए तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, फिर ए से सी तक गया, अगर वही ऑब्जेक्ट दोबारा सी से ओ तक पहुंच जाता है तो उसकी डिस्टेंस जो है वो फिर से जो है वो ऐड ऑन की जाएगी। मतलब सी से ए गया तो फिर से 35 किलोमीटर और ए से ओ गया तो फिर से 60 किलोमीटर, यानी 95 और 95 कितना हो गया, 190 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस केस में क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर वही ऑब्जेक्ट ओ से सी तक जाने में उसकी डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर है, तो अगर वो दोबारा सी से ओ पर वापस आया तो यहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई और दोनों अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अब आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें डिस्टेंस
is the total path length covered requiring only magnitude, while displacement is the shortest distance from initial to final position and can be 0 even when distance is not. डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती पर डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो हो सकती है। अगर वो इनिशियल से दोबारा से इनिशियल से चलकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो मानी जाती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन को देखते हैं। टाइप में पहला है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही, तब उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि डिस्टेंस जो है यहाँ पर, ये जो मेन जो फोकस पॉइंट है वो है आपका डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस भी सेम रहती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस आपकी जो है वो बदलती रहती है, लेकिन टाइम जो है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है एक्टिविटी 8.5 में, यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। जैसे अगर सपोज़ ऑब्जेक्ट ए जो है वो 9:30 AM पे उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 9:45 AM पे 20 किया, यानी 15 मिनट के गैप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद 9:45 के बाद 10 AM पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर। यानी कि फिर से 15 मिनट के डिस्टेंस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। यानी हर 15 मिनट के इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट ए, 10 मीटर। तो यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखें, इस ऑब्जेक्ट बी को समझें, तो ऑब्जेक्ट बी भी 9:30 AM से उसने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर की। उसके बाद 9:45 AM पे उसने 19 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो कितना डिफरेंस आया डिस्टेंस का, 7 मीटर। यानी कि 15 मिनट में उसने कितना कवर किया, 7 मीटर। उसके बाद 10 AM पे उसने आगे चला, वो उसने कवर की 23 मीटर डिस्टेंस। तो यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 4 मीटर का। उसके बाद 10:15 AM पे उसने 35 मीटर कवर की, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया आपका, 12 मीटर का। तो हम देख पा रहे हैं कि टाइम तो 15 मिनट ही है, मतलब जो गैप है टाइम का, इंटरवल ऑफ टाइम है वो आपका 15 मिनट ही है। ठीक है, यानी टाइम सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपकी अनइक्वल हो गई। पहले 7 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 12 मीटर, ऐसी आगे जो है वो आपकी चेंज हो रही है। यानी डिस्टेंस जो है वो आपकी बदल रही है। डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर अनइक्वल है, लेकिन टाइम जो है वो 15 मिनट ही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आई होप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस एग्जाम्पल और इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि हर 15 मिनट में 10 मीटर कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट बी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा, उनके डिफरेंस को समझा, वैसे ही यहाँ पर हमें स्पीड एंड वेलोसिटी को देखना है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड बेसिकली होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब कि कितना डिस्टेंस जो है वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है, वो उसकी स्पीड को बताता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, एवरेज स्पीड का क्या दिया हुआ है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और कितना टोटल टाइम जो है वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लिया गया, उसे मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एवरेज स्पीड। क्या बोला जाता है उसे, एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होती है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है और किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक कार ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर इन 2 आवर हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल, एक कार जो है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 100 यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम यानी 2 आवर। इसको हमने डिवाइड किया, कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो यहाँ से हमारी क्या निकल कर आई, एवरेज स्पीड निकल के आई। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पीड जो है वो भी आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। इसीलिए स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमने डिस्टेंस में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखना है स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, लेकिन वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब मूव करता है तब वो कंसीडर की जाती है क्या, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन का ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, लेकिन वो किस डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में मूव करने से
अलग अलग आपकी स्पीड जो बदलती है तब वो कहलाती है क्या, वेलोसिटी। क्योंकि ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे, इसलिए वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कंसीडर किया जाता है इसे, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। ठीक है, और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, ओनली मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस जो है वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, उसे उसकी स्पीड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एस अपॉन टी दिया हुआ है, एस अपॉन टी यानी डिस्टेंस को एस से कंसीडर करते हैं फिजिक्स में। आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्टेंस हमेशा किससे डिनोट की जाती है, एस से, और टाइम स्मॉल टी से। ठीक है, वेलोसिटी अगेन वही, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कि मतलब वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो बदल सकती है, तब उसे कहा जाता है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, u प्लस वी बाई टू। अब u और v क्या है, u आपका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और v आपका फाइनल, सॉरी u क्या है आपका इनिशियल स्पीड और v क्या है आपका फाइनल स्पीड। मतलब वही इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज जो है वो आपकी वेलोसिटी को बताता है। यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट जब उसने स्टार्ट किया मूव करना, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, और जब वो एंड किया है उसने, जब वो स्टॉप हुआ तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि ओवरऑल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज पे है। मतलब रेट जहाँ बात आती है, मतलब अगर कोई भी चेंज अगर टाइम के साथ हो रहा है, तब उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी जो है वो बदल रही है, स्पीड जो है वो बदल रही है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी शेयर द सेम यूनिट, वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सिर्फ एक ही कंडीशन पे सेम हो सकती हैं, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है और डायरेक्शन में भी कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों सेम हो जाएंगी। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब डायरेक्शन चेंज होती है। अगर डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगी तो आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम ही मानी जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि ऊषा स्विम 180 मीटर इन 1 मिनट इन अ 90 मीटर पूल देयर एंड बैक। मतलब पहले वो 90 मीटर के पूल में पहले एक बार जाती है, उसे पूरा कवर करती है, फिर वापस आती है। तो उसकी एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब ये कैसे हुआ, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी एंड स्पीड का, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गई, एस 180 मीटर हो गई। ठीक है, टाइम क्या हो गया, 1 मिनट। अब हमें पता है मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि जिस पूल में ऊषा स्विम कर रही है वो 90 मीटर का पूल है। तो 90 मीटर का पूल है और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 180 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की है, 180 मीटर। यानी कि पहले अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो यहाँ तक पहुँची, एंड ऑफ द पूल तक पहुँची, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड तक पहुँची, 90 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर वो वापस आई अपनी इनिशियल पोजीशन पे, उसने क्या किया, दोबारा से 90 मीटर कवर किया। यानी ये वाली डायरेक्शन पहले इधर थी, अब इधर हो गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 180, टाइम कितना है 60 सेकेंड, 0 से 0 कट गया, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब कैसे 0 हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। पहले जो है वो ऊषा यहाँ इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुँची, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर से वो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा इनिशियल पोजीशन पे पहुँची, तो दोबारा उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, पहले वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बाद में वो उस डायरेक्शन में मूव करने लगी। तो यानी कि साइन में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर पहले जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, बाद में वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल स्पीड कितनी, 3। ठीक है, प्लस माइनस में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 माना जाता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लेकर आए, देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। यहाँ पे इस वाले उसमें देखो, इस वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो 3 और प्लस माइनस -3 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया, 0/2 यानी कि 0। ठीक है, तो यानी एवरेज जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई, और एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। आई होप यहाँ पर आपको ये स्पीड एंड वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो हमने जो है वो टोटल जितनी उसकी डिस्टेंस थी, जितना उसने पाथ ट्रेवल किया उतना हमने लिया, अपॉन में टाइम
टेकन दोनों को डिवाइड किया तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, तो उसकी इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर फाइनल वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन चेंज हो गया, और साइन चेंज होने की वजह से एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो आपकी कितनी बची एवरेज वेलोसिटी, 0 बची। और अगेन वही डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आई होप स्पीड एंड वेलोसिटी वहाँ तक हमें क्लियर हो गया, ये वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, जो कि है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी, अगर मैंने अभी आपको बताया था रेट का मतलब क्या है, अगर कोई भी चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो वो रेट होता है, वहाँ पे हम रेट कंसीडर करके चलते हैं। तो वेलोसिटी का बदलना यानी वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या कहलाया जाता है, एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेजर्स द चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या है, स्पीड में चेंज आना, ठीक है, अगर डायरेक्शन बदल जाती है, डायरेक्शन बदलने लगती है तो स्पीड बदलने लगती है, उसे माना जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी बदलने लगे तो उसे क्या माना जाता है, उसे माना जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसमें से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका कंसीडर किया जाता है क्या, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना लेकिन इक्वल अमाउंट में चेंज होना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का सिंपल मतलब ये होता है कि जिस केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मान के चलते हैं, हम क्या मान के चलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलते हैं, और जब किसी भी चीज़ को आप फ्री फॉल करवाते हो तो उस केस में जो आपकी ग्रेविटी होती है वही एक्सेलरेशन के बराबर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है, और बाकी कोई भी फोर्सेस जो है वहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाते, सिर्फ इतना माना जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होकर ज़मीन से टकराया होगा तो उसकी एक फाइनल वेलोसिटी होती है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसने ये जो डिस्टेंस है वो कवर किया होगा, वो आपका फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, ठीक है। बस इतना यहाँ पर हमें, वो हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें और जानने को मिलेगा फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि फ्री फॉलिंग बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी बदलती है, ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म रेट ये हम पढ़ के आ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब टाइम तो आपका वही रहता है लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपकी बदलती रहती है, वेलोसिटी जो है वो बदलती रहती है, तब वो कंसीडर किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई, तब वो माना जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका क्या होता है, इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है वो बदलती है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर सपोज़ यहाँ पर 8.4 में जो एग्जांपल दिया हुआ है कि केस 1 में राहुल की जो बाईसाइकिल है वो तो पहले केस में वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है u, v जो है फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है वो 30 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, 630 1/5 कितना हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पहले केस में तो उसकी बाईसाइकिल एक्सेलरेट कर रही थी तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, दूसरे केस में जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेकिंग, यानी कि वो ब्रेक लगाया उसने। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब ब्रेक लगाया तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में आपकी जो स्पीड है वो अनइक्वल अमाउंट में जो है वो इंक्रीज़ हो गई। जब हम ब्रेक लगाते हैं यानी कि रुकने से पहले साइकिल जो है उसने एक डिस्टेंस कवर किया और उसकी स्पीड जितनी इनिशियली थी वो रुकने से पहले उतनी स्पीड नहीं होगी, वो चेंज हो गई होगी। तो यहाँ पर जो स्पीड का अमाउंट है वो चेंज हो गया होगा, लेकिन टाइम जो था वो टाइम उतना ही रहा, इसीलिए यहाँ पर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो कहलाता है, जैसे कि ब्रेकिंग के टाइम पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो
6 नहीं, 4 माइनस 6 अपॉन में 5, तो यानी कि ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, इसे यहाँ हमने डिवाइड किया, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ब्रेक के टाइम पे या ब्रेकिंग के टाइम पे जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है आपका, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ज़्यादातर आपका नेगेटिव में ही देखा जाता है। नेगेटिव साइन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही बताता है। ठीक है, आई होप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं, है ना। तो पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले यूनिफॉर्म स्पीड आएगी, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब बात आती है तो यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यहाँ पे दिया नहीं है, देखो ये देखो, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, मीटर में, और ये टाइम है आपका किस में, सेकेंड में। ये टाइम हो गया यहाँ पे, और ये आपकी हो गई डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो आपका कुछ इस तरीके से ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तब ये कंसीडर किया जाता है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसमें, इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो तो आप, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यानी कि स्पीड जब निकालनी होगी, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है आपके स्पीड को। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर क्या मानी जाती है, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये जो लाइन का स्लोप है ये आपको कंसीडर किया जा रहा है स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में बन रहा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा है, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कर्व्ड लाइन आती है, जैसे ये वाला जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये कर्व्ड लाइन, ये वाला जो ग्राफ है, कर्व्ड लाइन आ रही है। नॉन लीनियर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, टाइम तो वही है, टाइम आपका सेम रहेगा जो हम पढ़ के आए हुए हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट पे अपने आप को चेंज कर रहा है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से कर्व्ड जो ये लाइन आएगी, ये आपका कंसीडर किया जाता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर कर्व्ड लाइन बन रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में, तो वो कंसीडर किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और इसका जो चेंजिंग स्लोप है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड में भी आपका क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ में, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, हम आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है, जैसे इसमें पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और जो एरिया होता है वो किसको शो करता है, वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। जैसे यहाँ पे आपको दे नहीं रखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, कि सपोज़ ये है हॉरिजॉन्टल लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे मीटर में, और ये यहाँ पर हो गया टाइम किस में, सेकेंड में, टाइम हो गया आपका सेकेंड में। ठीक है, और कुछ इस तरीके से जब ग्राफ आपका जाता है, यानी कि टाइम की जो लाइन है उसके बिल्कुल पैरेलल एक्सिस या एक पैरेलल लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के अक्रॉस जा रही होती है, तो वो कंसीडर करा जाता है ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एकदम स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन किसके, टाइम एक्सिस के। ठीक है, वो आपका कंसीडर होता है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ के अंदर जो भी ये एरिया आ रहा है, ये माना जाता है क्या, किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप आ रहा था वो किसको बता रहा था, वो स्पीड को बता रहा था। वहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम बेसिकली मेजर कर रहे थे स्पीड को। ठीक है, उसके स्लोप के थ्रू। ऐसे यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो एरिया कवर हो रहा है पैरेलल लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में, ठीक है, उस एरिया किसके बराबर होता है, वो एरिया बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा था, एरिया अंडर एनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर स्ट्रेट लाइन है विद अ स्लोप, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये देखो, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का एक फिर से ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक स्लोप के साथ है, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन इसके अंडर जो ये एरिया आ रहा है, आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डिस्टेंस को, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, उसको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है? डिस्टेंस को। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई भी शेप हो सकता है, यानी कि कोई भी शेप, यानी कि क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी है पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ है, यानी कि देखिए ये वेलोसिटी और टाइम की अगर हम बात करें तो कोई भी शेप हो सकता है, ऐसे कर्व भी हो सकता है, ठीक है, और कोई इरेगुलर लाइनिंग भी हो सकती है ऐसे, तो कोई भी शेप हो सकता है किसमें? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपकी कैसी है? हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है, लेकिन टाइम तो सेम रहेगा पर वेलोसिटी बदलती रहेगी, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, आई होप ये ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। कुछ यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ने हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन में, तो उसके 3 इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं। 3 इक्वेशंस जो हैं वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, वो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। इन तीनों ने, इन चारों का जो मिक्सचर है वो मिलके जो है वो यहाँ पर कुछ 3 इक्वेशंस को बनाते हैं, और ये 3 इक्वेशंस ही जो हैं वो हमें आगे जो है न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इस चैप्टर में। तो सबसे है पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का जो यहाँ पर पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v = u+at, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, अगर हमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। चौथी चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन एस क्या होता है? पोजीशन, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। तो अगर हमें ये कोई भी 3 चीज़ इनमें से दे रखी हैं और एक चीज़ निकालनी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी दे रखा है यहाँ पर 2as = v² - u²। तो इस तरीके से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ब्रेक्स प्रोड्यूस -6 मीटर/सेकंड², अ कार स्टॉप इन 2 सेकेंड। मतलब ब्रेक लगाते ही, ब्रेक अभी हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है नेगेटिव साइन के हिसाब से, तो ब्रेक लगता है -6 मीटर/सेकंड² में। ठीक है, तो ब्रेक -6 मीटर/सेकंड² प्रोड्यूस करता है, तो कार जो है वो 2 सेकंड में जो है वो रुक जाती है। इतने एक्सेलरेशन के साथ अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो कार जो है वो 2 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके अगर कार जो है वो रुकने से पहले 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बताओ ड्राइवर को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहली बात तो एक्सेलरेशन -6 मीटर/सेकंड² हो गया, टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 मीटर हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम एस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ut + ½ at²। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ निकालना क्या है? हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब कार स्टार्ट की ड्राइवर ने, तो वो कार उसने स्टार्टिंग से ही एक ऐसी स्पीड के साथ चलाई ताकि जब वो ब्रेक लगाए तो वो ब्रेक जो है वो गाड़ी रुकने से पहले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर सके, जो कि यहाँ पर दे रखा है 12 मीटर। ठीक है, ताकि वो सेफली जो है वो रुक जाए बिना किसी नुकसान के या बिना किसी एक्सीडेंट के, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इसलिए सेफली जो है वो कार जो है वो आपकी स्टॉप हो सके। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे s हो गया 12 = u, इंटू में t हो गया 2 + ½ माइनस में 6 2 × 2, तो 2 से 2 यहाँ पे हट गया, कैंसिल आउट हो गया, 2u यहाँ पर बचा, और यहाँ पर कितना बचा? -6 × 2 यानी कि -12। अगर हम यहाँ देखें तो ये 2u और ये -12 है, ये -12, अब देखो यहाँ पे इधर आ गया, इस तरफ आ गया तो +12 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2u तो है ही हमारे पास, ये कितना हो गया? 24 हो गया, और ये कितना है? 2u। अब ये u निकालना है हमें, तो 2 नीचे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, तो कितना बचा ये हमारा u? 12 मीटर/सेकेंड, यानी कि जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो 12 मीटर/सेकेंड थी, ताकि वो उसे मतलब कार को बाद में आसानी से उसके ब्रेक लगा के उसे रोक सके, तो ताकि कार जो है वो ईजिली जो है वो पार्क हो जाए बिना किसी डैमेज के। ठीक है,
तो आई होप ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, किस तरीके से अगर जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं क्वेश्चन में, उन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज़ करना है और कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने इस चैप्टर में बेसिकली सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशंस ही कवर किए हैं। ठीक है, और अब जो हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में भी सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन या नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली मेकिंग इट एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब स्पीड की बात आ गई तो यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड तो सेम ही रह रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तभी वो कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी स्पीड नहीं बदल रही यहाँ पर, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है कॉन्टिन्यूसली, तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी माना जाता है। ठीक है, कैसे माना जाता है? जैसे सपोज़ अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ एक पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया हमारा इस तरीके से। अब ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। सपोज़ उसकी जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से ही इस पूरे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन उसका मोशन यहाँ पर एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो मतलब कि वेलोसिटी बदल रही है उसकी, और वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब कि डायरेक्शन बदल रहा है। तो यानी कि अगर सपोज़ कहने का मतलब ये है, ऐसा अगर हम देखें, जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ये थ्रेड वाला, स्टोन एंड थ्रेड वाला, कि हमने एक पत्थर को एक धागे से बांधा, ठीक है, और हम उस पत्थर को उस धागे की मदद से मूव करवाते हैं। किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में जब हम मूव करवाते हैं, ठीक है, वो मूव करता है ना, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सपोज़ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो स्टोन जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि लेकिन हर पॉइंट पे उस स्टोन की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब हर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में जितने भी पॉइंट हैं, कितने पॉइंट होते हैं हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो उस इनफाइनाइट पॉइंट पे यानी हर पॉइंट पे वो स्टोन जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब अगर वो यहाँ था पहले तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अगर वो यहाँ आया तो अब वो इधर मूव करने लगा, फिर वो यहाँ आया तो वो इधर मूव करने लगा, फिर उसने यहाँ पे इसने डायरेक्शन चेंज की तो वो इधर मूव करने लगा। मतलब पूरे सर्कुलर पाथ में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता कि जिस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है स्टोन का, वो सेम डायरेक्शन में मूव करे, नहीं, कॉन्टीन्यूसली उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे बदलती रहती है, तभी इसको कंसीडर किया जाता है यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कंसीडर किया जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है v इज 2 पाई RT, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन है तो रेडियस कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस यहाँ पर उसकी डिस्टेंस हो गई रेफरेंस पॉइंट से, है ना, रेफरेंस पॉइंट से क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की, और पाई की हमें वैल्यू पता है 22/7, और कितने टाइम में कवर किया है उसने, वो t हो गया, ठीक है। तो v इज 2 पाई R/t से हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मून ऑर्बिटिंग अर्थ, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सैटेलाइट्स जो पूरे हमारे यूनिवर्स में घूमती हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। कोई साइकिलिस्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन ये हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन बदलते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, तभी इन्हें एक्सेलरेटेड मोशन भी माना जाता है, और एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी डायरेक्शंस बदलती रहती हैं, ठीक है। तो आई होप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंटर्स के तौर पर समरी इस चैप्टर की देख लेते हैं। पहला हमने इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा कि मतलब पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर टाइम के साथ बदलती है तो वो मोशन कहलाता है, ठीक है। बाद में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से इसको थोड़ा और डिस्क्राइब किया था। उसके बाद स्पीड हमने पढ़ी, डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बट विद डायरेक्शन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है। एरिया अंडर वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है।
3 इक्वेशंस मोशंस पढ़े जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के को गवर्न करते हैं, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़े वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस को बताते हैं। सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के बावजूद एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन बदलती रहती हैं। तो बस ये इस चैप्टर के सारे आपकी समरी थी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर की। आई होप जितना भी मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी टॉपिक कवर किए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और ऐसे बेहतरीन चैप्टर जो हैं वो आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच।